घर की बर्बादी तुम्हारी बेटियों के हाथों होनी है इश्तियाक हुसैन। गजब खुदा का, क्या क्या गुल खिला रही है वो। बस नौटंकी में बैठा बाकी रह गया, वो भी बैठ जाएंगी एक दिन। मैं तो कहती हूँ सबको कतार में खड़ा करके एक एक का गला घोट दो। अब इतने भी काट लाना हमले न कीजिए आपा बेगम, कहीं आपको जेल ही ना हो जाए। अरे हो जाने बकम बखत जेल, इज्जत तो बाकी रह जाएगी। ये तो जेल जाकर ही पता चलेगा। मैं तो कहती हूँ बिठाओ घर में लड़कियों को, बिठाओ। बहुत हो चुकी नौटंकी, कोई जरूरत नहीं आगे बढ़ाने की। हाय हमने कोई जनाना कमाई खानी है, औरतों की कमाई जो होती है वो बुढ़ार खाना होता है इश्तियाक हुसैन। बस उनको तो सिर्फ इतना बड़ा होना चाहिए कि 2 लफ्ज खैरियत के मेके वालों को लिख दे। बुलाओ उनको, अभी बुलाओ मेरे सामने और हुक्म दो कि आज के बाद घर से कोई खत्म हाथ निकालेगा, समझे? ये तो पता चले हुआ क्या है, क्या गलती हो गई मेरी बेटियों से? मासूम बच्चे की अकल पे पर्दा डाल दिया इसकी औरत ने। अब अपने मुंह से क्या कहूँ कि क्या हो रहा है? आशिक हुसैन बताओ अपने भाई को कि क्या हो रहा है। आई जमीन फटती नहीं कि मैं और तुम उसमें गिर जाएं। बताओ इस भोले को। मैं क्या बताऊं, किस मुंह से बताऊं भाई साहब, मैं तो शर्म से पानी पानी हुआ जाता हूं। रेडियो ड्रामा मत बोलो, ठीक ठीक बताओ क्या हुआ। अरे कह भी डालो मियाँ, इतना वक्त मौत का फरिश्ता भी नहीं लेता जितना तुम सांस खींचने में ले रहे हो। क्या बताऊं मैं, क्या बताऊं मैं, और किस मुंह से बताऊं? फिलहाल तो जैसा भी मुंह अल्लाह मियाँ ने दिया है उसी से कह डालो। भाई साहब वो अपनी रबिया रेडियो स्टेशन गई थी प्रोग्राम करने। क्या कह रहे हो? ये मैं क्या सुन रहा हूं इश्तियाक हुसैन? तुमने क्या किया रबिया? अब क्या होगा? जान से मार देंगे बड़े अब्बा आज हम सबको। कहां है रबिया? रबिया इधर आओ। क्या करने गई थी रेडियो स्टेशन? वो सिर्फ तलबात का प्रोग्राम था बड़े अब्बा। सिर्फ लड़कियां आई थी कॉलेजों की। मेरी टीचर भी मेरे साथ गई थी। मैं अपने कॉलेज की तरफ से गई थी बड़े अब्बा। झूठ बोलती हो तुम। हमारे खानदान की कोई लड़की रेडियो स्टेशन पहुंच जाए ये डूब मरने का मुकाम है। वहाँ बहुत ही शरीफ लड़कियां आई थी बड़े अब्बा। शरीफ लड़कियां ही वहाँ काम करती हैं। उनकी वहाँ बहुत इज्जत की जाती है बड़े अब्बा। और वहाँ बंद कर अपनी बकवास। मैं तो अरे क्या कर रहे हैं भाई साहब आप? दुनिया की नजरों में सुरखरू होने के लिए अपनी औलाद को ज़िबा मत कीजिए। बल्कि इससे तो कहीं बेहतर है कि अपनी बेटी को दुनिया के सामने सुरखरू करके ला खड़ा कीजिए। क्या ज़माने की कदमों में अपनी औलाद को ज़िबा करने के लिए बच्चे पैदा किए थे पैदर पे? नहीं भाई साहब, कुरान पाक में इरशाद है कि औलाद दुनिया की जीनत है। और इस जीनत को जो बदसूरत मत कीजिए प्लीज। अच्छा बेटा तू अंदर जाओ। मैं डॉक्टरनी के पास गई थी, वो मेरा इलाज नहीं कर रही आपकी इजाजत के बगैर। आप मेरे मालिक हैं ना, क्या पता उसके इलाज से बेटा हो जाए। आजकल बेटियों के हालात देखे हैं ना, हमारा बेटा होगा बहनों को संभाल लेगा, हमारा भी सहारा बनेगा। मेरी बेटियां अगर भाई साहब की बेटियों जैसी निकली ना तो एक एक की टांगे तोड़कर घर में डाल दूंगा।
भी मुझे बेटा चाहिए, मुझे बेटा चाहिए। नुसरत भाभी को देखे, 5 बेटे हैं उनके, कैसे आकड़ के फिरती हैं घर में। अब तो उनका बेटा कमाऊ पूत हो गया, उनके भी हालात बदल गए। आप मेरे साथ डॉक्टर के पास चलिए, एक दफा, सिर्फ एक दफा इजाजतनामा लिख के दे दीजिए, मेरा इलाज हो जाएगा, मुझे बेटा मिल जाएगा। आप मेरे साथ चले चलिए ना, आप मेरे साथ चल रहे हैं ना? आप मेरे साथ चल रहे हैं? कहाँ रह गई तुम नदिया सैयद? कहाँ मर गई हो? एकदम से यूनिवर्सिटी आना भी बंद कर दिया बुज़दिल लड़की। फिर से खुदकुशी कर ली तुमने। ये तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें मार डाला। कहाँ रह गई नदिया? कहाँ रह गई? जानवर को भी अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारने का हक होता है। मेरा अपने जिस्म पर, अपनी जिंदगी पर कोई इख्तियार नहीं। अम्मा, क्या बात है? क्या कहना है? अम्मा मेरे इम्तिहान करीब है, मैं और छुट्टियां नहीं कर सकती। मैंने यूनिवर्सिटी जाना है कल बस। मेरी हालत देख रही हो? ये जिस्म देख रही हो? लाश की तरह पड़ी हूं मैं। मर गई तो कौन कफनाएगा, कौन दफनाएगा मुझे? तुम भी खुश रहो। तुम भी यही चाहती हो ना अपनी दादी की तरह कि मैं एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर जाऊं? मुझे कौन पूछता है? अम्मा मेरे इम्तिहान बहुत करीब है। हाँ, तुम्हारे इम्तिहान करीब है, मेरी मौत करीब है, लेकिन तुम्हें क्या परवाह है? किसी एक बेटी को परवाह नहीं। एक बेटी मेरी खैर खा नहीं। सारी की सारी कपड़े डायने पैदा कर ली मैंने। डायने है पूरी, आंख लगाए बैठी है कब माँ मरे, कब जंजीरें टूटे उनकी, आजादी मिले उनको गुलछर्रे उड़ाने के लिए। लेकिन अम्मा अगर मैंने इम्तिहान नहीं दिया तो? चुप रहो, चुप रहो। खूब जानती हूँ मैं तुम्हारे इम्तिहानों को। माँ, नदिया ने मेरे लिए खाने को कुछ भी नहीं रखा। सुबह से भूखा हूँ, इतनी सख्त भूख लग रही है। अब क्या पूरे घर में भीख मांगता फिरूं कि अल्लाह के वास्ते किसी के घर में कुछ है तो मुझे खाने को दे दे। अम्मा आज कुछ पका ही कब है? रात का जो बचा कुछ था सबने मिलके खा लिया। मैं तो सुबह से आपके पास यहाँ बैठी हूँ। अच्छा बस करना, अब उठ के जा, बना के दे कुछ भाई को। 4 जवान बहनों के होते हुए बेचारा भूखा फिर रहा है सुबह से। अरे तुम्हारे यही करतूत देखकर सारे घर में तमाशा लगा हुआ है सैयद इश्तियाक हुसैन की बेटियों का। थू करते फिर रहे हैं सारे। उठ जाओ अब। मुझे जल्दी खाने को दो, बहुत भूख लगी है। दे रही हूँ, करूंगी तुम्हारे लिए। अब एकदम वक्त तो आप तो पढ़े लिखे लगते हैं और ये बात अच्छी तरह समझ सकते हैं कि बेटा या बेटी बीवी की तरफ से नहीं आपकी तरफ से आता है। और कुदरत ने औरत के अंदर ऐसा कोई निज़ाम नहीं रखा कि वो बेटी या बेटे का इंतखाब अपनी मर्जी से कर सके, वरना वो शादी ही क्यों करती? 3 बेटियां भी तो आप ही से पैदा हुई है ना। क्या आपको ये इख्तियार है कि आप बेटा पैदा कर सके? नहीं ना। तो फिर आप अपनी बेचारी बीवी को तसल्ली दें कि जो औलाद अल्लाह ताला ने आपको अता फरमाई है, आप उसकी अच्छी तरबियत करें, उसे तालीम दिलाएं और उनके हकूक अदा करें। नेक किरदार औलाद
एक नेमत होती है, चाहे वो बेटी हो या बेटा। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात? जी। कैसे नहीं जाएगी? अभी दिमाग पास करता हूं तेरा। जलील कर दिया मुझे। इस तरह जलील करती है बीवी अपने शोहरों को। छोड़िए शफकत भाई, ये क्या कर रहे हैं आप? हट जाइए भाभी आप बीच में से। आपको नहीं मालूम इस नीच औरत ने क्या किया है। अगर आज मैंने इसका दिमाग दुरुस्त नहीं किया तो ये मेरे सर पर चढ़ जाएगी। मगर शफकत भाई, इनका कसूर क्या है? कसूर? पांच है ये, पांच। खुद बेटा पैदा करने के काबिल नहीं है और बदनाम करती है मुझे। मैं इसे दूसरी शादी करके बेटे का बाप बन के दिखाऊंगा, देख लीजिएगा आप। चल चल चल। शफकत भाई, आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं। आशीर्वाद दुल्हन, इधर तो आना। यमा आप ही समझाइए ना शफकत भाई को। ये कैसा इल्जाम है कि वो बांझ है, 3 बेटियां पैदा करने के बाद भी। देखो दुल्हन, हमारे यहाँ का रिवाज है कि मियाँ बीवी के मामला से हम नहीं, उधर जो कुछ हो रहा है ना, उससे ना तुम्हारा मतलब है ना मेरा मतलब है। ये कैसा मामला है मियाँ बीवी का? शफकत भाई हमारे सामने सालिया भाभी को मारे पीटे और हम महज तमाशाई बन के देखते रहे। ए भी, मियाँ बीवी के मामला जो होते हैं वो मारपीट नहीं कहलाते। मर्द पूरे मालकाने हकूक रखते हैं, वो जिसमें वो जान के मालिक होते हैं बीवी के। एक शफात हुसैन, वो तुमसे क्या ब्याह गया कि बिन मोल के बिका हुआ जोरू का गुलाम हो गया। वरना हमारे घर के मर्द पूरे मालकाने हकूक के साथ रहते हैं बीवी के साथ। ऐ शफकत मियाँ बेचारे भी परेशान है। एक बेटे की हसरत है, इसीलिए वो परेशान रहते हैं। अगर ये निगोड़ मारी एक बेटा पैदा करके दे देती तो ये हंगामा तो ना होता। यहाँ तो हर तरफ फिटकार बरस रही। आपा बेगम, आपको क्या पथरा मंडी खोलनी है? क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा ख्याल है आपा बेगम, आप एक मर्तबा अपने सीने का एक्सरे करवा ही लें। है क्यों? मुझे क्या हुआ है? कुछ पता तो चले कि आपके सीने में दिल है या नहीं, और अगर है तो जनाना है या मर्दाना। हेलो, इनकी भी सुनो। ये पिद्दी ना पिद्दी का शोरवा। बन्ने मियाँ से पूछो कि इनके सीने में निगोड़ा दिल है या नहीं। हाँ है, तुम्हें चाहिए, लेकिन तुम क्या करोगी? तुम्हारे किसी काम का नहीं। हमारा दिल खालिसतन जनाना है। अरे हटो, हमें नहीं चाहिए तुम्हारा दिल। हमें क्या काम तुम्हारे दिल से? हाँ, अल्लाह मियाँ ने तुम्हें और आपा बेगम को तो हलाकू खान का दिल आधा आधा बांट कर दिया है। तुम लोगों को क्या काम हम दिलजलों से। अरे जाओ बहू, जाकर देखो उस बेचारी का क्या हाल है। शफात दुल्हन, अपने कमरे में जाओ। जाओ ना। ऐसा लग रहा है जैसे मैंने बहुत बड़ा जुर्म कर लिया है। आशिक चचा भी तो रेडियो स्टेशन पे काम करते हैं, उन्हें कभी कुछ क्यों नहीं कहा गया? ताहिर भाई समेत इस घर के सारे लड़के आवारा गर्दियां करते हैं, छतों पे ताक झांक करते हैं, तब तक किसी को गैरत याद नहीं आती। सिर्फ इसलिए ना कि वो लड़के हैं। नदिया पे जब आपने खुदकुशी की थी तो क्यों इन सब ने भाग दौड़ कर आपको जिंदा रखा? नदिया पे क्यों? अब मैं भी खुदकुशी करूंगी। इस तरह के किसी को पता नहीं चलेगा, कोई कुछ नहीं कर सकेगा। नहीं नदिया, तुम ऐसा नहीं करोगी। मैं ऐसा ही करूंगी नदिया भी। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। आज तो शफकत चाचा ने चाची को इस बात पे मारा था कि वो बेटा पैदा नहीं कर सकी। हाँ, शफकत चाचा को भी 3-4 बेटे चाहिए ना,
ताकि वो जवान होकर गुंडागर्दी कर सके। चुप, फिर किसने सुन लिया तो सुनना है तो सुन ले। अब बाकी क्या रह गया होने को सिवाय मरने के। प्लीज रबिया, मत बनाओ अपनी जिंदगी को मुश्किल और हमारी जिंदगी को भी मुश्किल, प्लीज। हाँ, आप तो सारी शरारत कबूल करके जीना चाहती हैं ना, चाहे जान से भाई के हाथों ब्लैकमेल ही क्यों ना होना पड़े। चाहे चाहे बस। हाँ, मैं जिंदा हूँ कुछ करने के लिए, कुछ बनने के लिए। इसीलिए तो मैंने जिंदगी से समझौते भी किए हैं। नदिया भी, क्या आप जाजेब भाई के साथ जिंदगी गुजार लेंगी? जब जिंदगी गुजारने का वक्त आएगा तब देखी जाएगी। बेच खाएंगे वो आपको? तब तक शायद मैं इतनी कमजोर न रहूं कि वो मुझे बेच के खा जाए। हाँ। इस वक्त मेरे हाथ खाली हैं, कोई हथियार नहीं है मेरे पास लड़ने के लिए। तब तो मेरे पास डिग्री होगी ना, जो मुझे अपने पैरों पे खड़ा कर सकेगी। तुम भी उसी दिन के लिए जिंदा रहो रबिया, तुम भी उसी दिन के लिए जिंदा रहो। किस जुर्म की सजा मिल रही है मुझे? क्या मुझे इतना भी हक नहीं है कि मैं अपना इलाज करवा सकूं? उसके लिए भी मुझे आपसे और आपकी मां से इजाजत लेनी होगी। क्यों? मैं भी आपकी और आपकी मां की तरह गोश्त पोस्त का बना हुआ इंसान हूं, और आप लोगों से ज्यादा मुशक्कत की है मेरे जिस्म ने। एक पत्थर ढोने वाले मजदूर की सी मुशक्कत। अब ये जिस्म बीमार हो गया है, मौत की तरफ धकेल रहा है मुझे। मैं अपनी माँ को नाराज नहीं कर सकता। माँ की नाराजगी गुनाह है। तुम कोई और इलाज कराओ, अगर ऑपरेशन। आपकी माँ अगर कहेगी कि अपनी बीवी को जहर दे दो, तो आप उसकी खुशनुदी के लिए जहर दे देंगे मुझे, और उससे क्या होगा? खुदा आपके हिस्से में आपका सवाब लिख देगा। तुम खामखा की फजूल बात कर रही हो। माँ क्यों कहने लगी ऐसा? किसी बीमार को इलाज से रोकना जहर देना ही तो है। अगर मैं मर गई ना, तो मेरा खून आपके और आपकी माँ के सर होगा, आप दोनों के सर। बच्चों की पैदाइश को रोकना और उसके लिए ऑपरेशन करवाना गुनाह है। कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? दिल के ऑपरेशन का लिखा है, दिमाग के ऑपरेशन का लिखा है, गुर्दे के ऑपरेशन का लिखा है। सिर्फ इलाज का लिखा है इश्तियाक हुसैन, सिर्फ इलाज का। बीमार को तो इलाज के लिए हराम खाने की इजाजत है, भूखे को मरने से बचाने के लिए हराम खाने का हुक्म है। इतने मुसलमान मैं भी हूं, सिर्फ आप नहीं। गुनाह और सवाब की खबर मुझे भी। लेकिन अब मैं बहुत बीमार हो गई हूँ, बहुत बीमार। बच्चे पैदा करना बीमारी नहीं है, माँ बनना बीमार पड़ना नहीं है। अच्छा, ये बीमारी नहीं है। माँ बनने के नाम पर इस तरह से हो जाता है, इस तरह बेहैसियत हो जाता है जिस्म, इस तरह से खून का आखिरी कतरा तक निचोड़ लिया जाता है। हर साल, हर 6 महीने बाद मुर्दा बच्चा पैदा करता है जिस्म। औरत बनकर मेरी तरह पै दर पै मुर्दा बच्चे पैदा करके तो देखिए सैयद इश्तियाक हुसैन, जिंदा बच्चों तक के लिए ममता मर जाती है। कभी हर चंद महीने के बाद इस सूली पर लटक कर तो देखिए। लेकिन क्यों? मैं बीवी के नाम पर एक जिस्म हूं और आप शौहर के नाम पर उसके मालिक। आपको भला क्या फर्क पड़ता है?
मशीन को भी चंद लम्हे के लिए रोक दिया जाता है। मैं एक लम्हे के लिए भी नहीं रुकी, लेकिन बस अब मुझे किसी कबाड़ खाने में फिकवा दीजिए इश्तियाक हुसैन। अब मैं बहुत थक गई हूँ, अम्मा, दूध रख दिया है, पी लीजिएगा। तब से सोच रही हूँ उसे क्या हुआ था, जो नदियाँ उसके बाद से आई ही नहीं। क्या हुआ था उस दिन? पता नहीं क्या हुआ था उस दिन डाइनिंग टेबल पर भी वो बहुत डिस्टर्ब से थे। तो जाहिर कुछ हुआ भी तो नहीं था। फिर यूनिवर्सिटी में भी वो बिल्कुल ठीक थी, हमेशा की तरह। बस रास्ते में हम लोग बातें करते हुए मैंने उसको ये बताया था कि मैं तुमसे इज़हार मोहब्बत कर बैठी हूँ। उससे इस बात का बुरा तो नहीं लगना चाहिए ना? आखिर मैं उससे इसे तो हर बात शेयर करती हूँ, बेस्ट फ्रेंड है वो मेरी। जबरान, उसे अच्छा लगना चाहिए ना ये सुनकर कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। पता नहीं। अच्छा ये बताओ, अगर मैं उसकी जगह होती और वो मुझसे आकर कहती कि वो तुमसे मोहब्बत करती है, तो मैं किस तरह रिएक्ट करती? मैं तो खुशी के मारे। बोलो, तुम चुप क्यों हो गई? ऐसा भला कैसे हो? देखा, फर्ज कर लो सचमुच अगर ऐसा होता, तुम उसकी जगह होती और वो तुम्हारी जगह होती और वो तुमसे कहती कि वो मुझसे मोहब्बत करती है, तो खबरदार, किसी खुशफहमी में रहने की जरूरत नहीं है। वो तुमसे मोहब्बत नहीं करती। अच्छा, वो तो मेरी वजह से तुम्हें थोड़ा बहुत बर्दाश्त भी कर लेती है, वरना उसका बस चले तो तुमसे पर्दा करे। इतने बुरे लगते हो तुम उसे। वैसे कहीं यही बात तो उसको बुरी नहीं लगती कि मैंने तुम जैसे फजूल लड़के से क्यों मोहब्बत कर ली? इस पूरे शहर में मुझे कोई और लड़का नहीं मिला था। मैं भी तो यही सोच रहा हूँ। मैं तो फजूल सा लड़का हूँ ना। फजूल तुम कहाँ हो? फजूल तो अक्सर मैं खुद को महसूस करती हूँ तुम्हारे सामने। अक्सर ऐसा महसूस होता है कि तुम ही सब कुछ हो और मैं कुछ भी नहीं। पता है, जब तुम सामने होते हो तो मेरा सारा वक्त खुद से लड़ते हुए गुजरता है। जानते हो क्यों? नहीं जानता। क्यों? इसलिए कि मैं खुद को तुम्हारे सामने कमजोर होने से रोकती हूँ, तुम्हारे सामने झिझकने से रोकती हूँ खुद को। सख्ती से पाबंदी लगाती हूँ कि मुझे तुम्हारे सामने टूटना नहीं है, बिखरना नहीं है, पिघलना भी नहीं है, और सारी ताकत और हिम्मत के साथ जबरान के सामने डटे रहना है। यहाँ तक कि खुद से लड़ते लड़ते थक कर चूर हो जाती हूँ और तुम चले जाते हो। और जब तुम चले जाते हो ना, तो फिर मैं खुद से लड़ती रहती हूँ कि मैं तुम्हारे सामने झुकी क्यों नहीं, बिखरी क्यों नहीं, टूटी क्यों नहीं। सचमुच मैं बहुत फजूल हूँ। निगाह मत करो इतनी मुझसे मोहब्बत। मुझे तो मोहब्बत करनी आती ही नहीं है। ना भिखारियों की तरह मांगना, ना अपना हक समझकर छीन लेना। मत करो इतनी मोहब्बत मुझसे। मैं तुम्हें मोहब्बत करना सिखाऊंगी। नहीं,
मुझे कभी भी मोहब्बत करना नहीं आएगी, कभी भी नहीं। इसलिए कि मैं सचमुच बहुत ही फजूल हूं, बहुत ही फजूल हूं मैं। मैंने कोई बहुत गलत बात कह दी है, बहुत गलत बात। आई एम सॉरी, आई एम वेरी सॉरी जिब्रान। इट्स ओके। चलेगा, मैं चलता हूं। अरे उस्तानी, इन कपड़ों को कभी कभार धूप भी दिखा लिया करो। क्या अपने जहेज के कपड़े बेटी को दे रही हो? हाँ, ओह, सच कह रही हूँ उस्तानी, इसमें तो मिर्जा की बू आ रही है। हुकूमत बुआ, मैंने अपनी बेटी का जहेज अपनी कमाई की पाई पाई जोड़ कर बनाया है। इसमें ना तो मेरे जहेज रखा हुआ है और ना मिर्जा का दिया हुआ। हमारा जिक्र चल लिया है तो खैरियत तो है। हाँ, चंद लम्हे पहले तो सब खैरियत थी, अब निगोड़ी नहीं है। मैं जो आ गया हूँ तभी तो। वाह भाई वाह, सचमुच शादीबाजी का चक्कर चल लिया है क्या? अरे हटो भी मिर्जा, अरे झूठ मूठ की शादी तुमने इस बदनसीब से की होगी। अरे जो भी शादियां होती हैं वो सचमुच की होती हैं। मैं तो शोर भी झूठ मूठ का हूँ उस्तानी जी का। हाँ, तुम तो हो ही झूठ मूठ के मर्द। अरे मर्द ऐसे होते हैं निगोड़े जो बीवी का हर वक्त सर खाते रहे और बीवी के पल्लू से लटके रहे। हमारे सैयद साहब की मुर्गियां भी कुछ देर के लिए दड़बे से बाहर निकलती हैं दाना चुगने के लिए। तुम तो वो भी दाना चुगने के लिए बाहर नहीं निकलते मियाँ। ताकि तुम मेरी गैर मौजूदगी में मेरी घरवाली के कान भर सको। हुकूमत जी याद रखना, इतने जल्दी मैं टलने वाला नहीं हूँ। और हाँ, वो है ना तुम्हारे सैयद साहब, इनसे कह देना कि वो जो सोयम का खाना पकता है ना उनके यहाँ, वो ना रखें। मेरे मीरपुर खास से खास मेहमान आने वाले हैं, इनके लिए 2 देगे नोट कर लेना। अरे हटो मिर्जा, जैसे मैं जानती नहीं। अरे आधी देख जितने तो ये रिश्तेदार नहीं है तुम्हारे। क्या 1.5 देख ठेले पे रखकर बेचोगे? तुम इसकी फिक्र ना करो, हुकूमत की फिक्र ना करो। भाई मैं तो दुल्हन का बाप, भाई दूल्हे के बाप को देने की शर्तें मैं जेब में लिए फिरता हूँ। जेब में सुना है वहाँ पे नवाबी किया करते थे, कुछ तो छुपा के लाए ना, पता चल जाएगा असली और नकली का। मिर्जा, तुम बेटी का सौदा करोगे? शर्म नहीं आएगी तुम्हें? खबरदार मिर्जा, जो मेरी बेटी की शादी में कोई गड़बड़ की तुमने। बीवी की हैसियत से मैं सब कुछ सहती आई हूँ और सहती रहूंगी, लेकिन एक बेटी की माँ की हैसियत से मैं बहुत ताकतवर हूं। मत उलझना तुम मुझसे। समझे तुम? शाबाश, कमरे में लेके निकल भाई। शाबाश। देखो जहांदेव, इन लोगों से कहो कि बन्ने मियाँ की तरफ सिर्फ 1 चारपाई की जगह छोड़ें, बाकी सारा कमरा बशारत हुसैन की तरफ है। अरे जहांदेव मियाँ, मेरे लिए तो कब्र जितनी जगह ही काफी है, चारपाई की जगह तो बहुत है। ऐसे भी 4 दिन तो बाकी हैं जिंदगी के, 2 आरज़ू में कट जाएंगे, तो इंतजार। मेरे बच्चे की खुशी में दूसरे की बातें करने की कोई जरूरत नहीं है बन्ने मियाँ। तुम्हारी अकेली जान है। हुकूमत को देखो, संदुख्ती जितनी जगह रह गई है उसके इस घर में, सारा दिन इधर से उधर फिर गुजार देती है। अरे हुकूमत का क्या, बेचारी पड़ोसनों के घुटनों से लगकर सारा दिन गुजार देती है। क्या पड़ोसने मुझे घुसने देंगी अपने घर में?
अब्बा मुझे पार्टीशन वाला कमरा नहीं चाहिए, मुझे नहीं करनी शादी। मैं बन्ने मियाँ के साथ आधे कमरे में नहीं रह सकता। अरे मियाँ आधा कमरा कहाँ है, पूरे 3 हिस्से आए तुम्हारे हिस्से में। हाँ मगर अब्बा मुझे नहीं करनी शादी, ये कोई वक्त है शादी करने का, कमाता वमाता कुछ हो नहीं, कैसे पालूंगा उसे? तुम पालोगे? तुम? अरे बेवकूफ इंसान, जो आता है अपना रिस्क खुद लेके आता है, वो भी अपना रिस्क खुद ही लेकर आएगी। अरे दूल्हा मियाँ तुम ये भाई साहब की बातों में ना आना, इन्होंने तो बेटों को सब्ज बाग दिखा दिखा कर इस घर का रिस्क ही उठा लिया है। हाँ अरे मियाँ, अभी तुम्हें भाभीयों के तुफैल जो 2 सूखी रोटियां मिल जाती हैं, उसका भी बंटवारा करने पे तुले हुए हैं ये। हाँ वो मिस्त्री पूछ रहा है कि दरवाजा किस तरफ निकालना है, बन्ने चचा की तरफ या बशारत चचा की तरफ? अरे बशारत हुसैन की तरफ। अरे मियाँ मिस्त्री से कहो कि दरवाजा बशारत मियाँ की तरफ करने से पहले मुझ गरीब को तो अनारकली की तरह दीवार के उस तरफ चुनवा दे। हाँ खसकम झापाक जीवे बनड़ा उम्र हजारिया। अब भाई मुबारक हो, यहाँ तो शादी की तैयारियां हो रही हैं। भाई साहब मैं तो जोड़ा लूंगी, वो भी लाल रंग का, इसलिए कि मैं दूल्हा की फूफी हूँ। चुप! फूफी हूँ दूल्हा की? कोई जोड़ा वोड़ा नहीं बनेगा किसी के लिए। यहाँ तो तंबू जितना थान चाहिए सारे कुनबे के लिए, और वो भी कम पड़ जाएगा। हाँ, मत तो जोड़ा, मैं आज से दूल्हा की खाला ठहरी, आपा बेगम से जोड़ा लूंगी। हाँ 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 जरूर मिलेगा जोड़ा। अरे नुसरत, ये तीनों दुल्हने कहाँ हैं? आके अपने देवर की बरी सजाएं और बच्चियों को भी तो बुलाओ। सालेहा भाभी का तो जब से झगड़ा हुआ है ना, वो तो बाहर निकलती नहीं है। रही बड़ी वाली तो अंदर पड़ी करा रही है, और आयशा उसकी खिदमत कर रही है। अरे उसे तो ऑपरेशन कराने का बहुत शौक है, जब तक ऑपरेशन नहीं होगा ना उसे चैन नहीं आने का। क्या मतलब कोई फायदा नहीं है? आपने अपनी हालत देखिए, आपके बच्चों को आपकी जरूरत है। अम्मा चले जाइए ना अस्पताल, चले जाए ना अम्मा। बस अब तो मुझे मरने दो, रोज रोज के अस्पतालों के चक्कर थक गई हूँ मैं नहीं जाऊंगी। क्या हो गया भाभी, कैसी बातें कर रही हैं आप? बेटियों को माँ की ज्यादा जरूरत होती है। अगर खुदा ना खास्ता आपको कुछ हो गया तो इनका क्या होगा? कभी ये सोचा है आपने? इनके दुख सुख की जबान कौन समझेगा? आपको इनके लिए जिंदा रहना होगा। चलिए उठिए, बुर्का पहनिए और फटाफट चलिए। चलें। चलिए अम्मा, उठ जाए उठ जाए। और बेटा आप इधर जाओ, ये ले बुर्का, उठिए। अरे घूमत, कोई गाना तो सुना। हाँ अच्छा पुराना सा। जीवे बनड़ा उम्र हजारिया। अरे भूकू मत आपा, बस बस आप रहने दीजिए। आपकी तो वही मिसाल है। क्या मुंह लगाई डोमनी, गाय ताल में ताल। जी रहने दे आप, चल तू गा। हाँ गा ना। जिए बनड़ा उम्र हजारिया, उम्र हजारिया, जीवे बनड़ा। हटे हुकूमत फुप्पो, इससे तो अच्छा है कि एक फंदा मेरे गले में डाल दें। अल्लाह ना करे, चश्मे बदूर 1000 साल जियो। अरे तुम्हारे सेहरे के फूल खिले, आने वाली भागवान हो, सदा सुहागन रहे, 7 बच्चों के बाबा बनो तुम। आयशा, इधर आओ, इधर आना। कहाँ ले जा रही है बख्तुन्निसा को तुम? अम्मा भाभी की तबीयत ठीक नहीं, मैं उन्हें हॉस्पिटल लेके जा रही हूँ। देख ऑपरेशन ना कराना, वरना रोज़े हशर दामन पकड़ूंगी तेरा। जा गाना गाओ तुम। जीवे बनड़ा उम्र हजारिया, जीवे
बजाइए जीवे मंगेरा। देखिए, हम इसके शौहर की इजाज़त के बगैर कुछ भी नहीं कर सकते। आप इसके शौहर को फौरन बुला लीजिए। आप लोगों को जल्द अज जल्द फैसला करना होगा। खून भी बहुत ज़ाया हो चुका है, इसे खून की भी फौरी ज़रूरत है। ये लीजिए, इसका खून टेस्ट करवाइए और फौरन खून का इंतजाम कीजिए। और इसके हस्बैंड को फौरन बुलवाइए। अगर ज़रा भी देर हो गई तो इसकी जान खतरे में पड़ जाएगी। फौरन ऑपरेशन करना होगा। लेकिन डॉक्टर साहब, जब तक इनके शौहर आएंगे तब तक तो बहुत देर हो जाएगी। देखिए बीबी, मैंने आपसे कहा ना, मैं इसके शौहर की इजाज़त के बगैर कुछ भी नहीं कर सकती। हाँ अब शफात, मैं आयशा बात कर रही हूँ। आप जल्दी से हॉस्पिटल पहुँच जाए, भाभी की तबीयत ठीक नहीं। हाँ, उन्हें ब्लड की जरूरत है। मैं शफकत भाई को फोन करती हूँ, आप निकले जल्दी से पहुँचे। हाँ शफकत भाई, मैं आयशा बात कर रही हूँ। मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि मैं उसके शौहर की इजाज़त के बगैर कुछ भी नहीं कर सकती। ऐसी महिलाओं के शौहर बाद में हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर देते हैं। उसका शौहर नहीं आ रहा, इसका मतलब है कि वो चाहते ही नहीं कि उसकी बीवी का ऑपरेशन हो, और मैं कोई रिस्क ले नहीं सकती। डॉक्टर साहब, इस तरह तो वो मर जाएंगी। आप उनकी जिंदगी बचाने के लिए उनके शौहर का इंतजार करेंगी? क्या करें, मजबूरी है। और अगर वो ना आए तो आप उन्हें मर जाने देंगी? देखिए बीबी, हम उन जैसी औरतों को यहाँ बचाने के लिए बैठे हैं, लेकिन आप लोगों को तो समझ ही नहीं आती। आप लोग तो चाहते हैं कि बस बच्चे पैदा कर करके मर जाएं। मैंने आपको पहले भी कहा था कि सिलसिला अब खत्म हो जाना चाहिए। वो मरीज़ा इस काबिल नहीं है कि और बच्चे पैदा हो, लेकिन आप लोगों ने मेरी बात ही नहीं समझी। अब देख लिया इसका नतीजा। आज वो जिंदगी और मौत की कश्मकश में पड़ी है। अब उसका बड़ा ऑपरेशन होगा। दुआ करें जिंदगी बच जाए। इश्तियाक हुसैन, एक बात कान खोल कर सुन लो। मैं कयामत तक तुम्हें अपना दूध नहीं बख्शूंगी अगर तुमने अपनी बीवी का ऑपरेशन कराया तो। आगे तुम्हारी मर्जी। वो नहीं आएंगे शफात, नहीं आएंगे वो। आप चलें, आप चल के दस्तखत कर दें। सारी जिम्मेदारी आप अपने सर पे उठा लें। चलें, देर हो रही है, हमारे पास वक्त नहीं है। भाई साहब आ रहे हैं। आप आ गए भाई साहब। अब भी ना आते तो क्या फर्क पड़ता, मर ही जाती ना वो। सिर्फ एक जिस्म ही तो है जिसने बरसों आपकी खिदमत की, आपकी नस्ल की अफजाइश की। जब बेकार हुआ तो खत्म हो गया। हर पुरानी चीज खत्म हो जाती है ना, मगर नहीं भाई साहब, वो एक इंसान है, जीता जागता इंसान। आप जैसी, हम सब जैसी इंसान मौत के बिस्तर पे पड़ी हुई है, सिर्फ इस इंतजार में कि कब उसके जिस्म का मालिक आए और ये फैसला करे कि उसे जिंदा रहना चाहिए या नहीं। भाई साहब, अब तो उसकी जिंदगी बचाने के लिए ऑपरेशन की इजाजत दे दीजिए, खैरात समझ कर ही। क्या कहा डॉक्टर? डॉक्टर ने कहा है कि इमरजेंसी है, उनका ऑपरेशन करना पड़ेगा।